करंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है कमांड से रिलेटेड दैट इज फाइल मैनिपुलेशन। अब फाइल मैनिपुलेशन से रिगार्डिंग कई तरीके के कमांड्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, डिस्प्ले करना, डेटा ऐड करवाना, कॉपी, मूव एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे फाइल से ही रिलेटेड कुछ और तरीके के कमांड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ डेट कैलेंडर से रिलेटेड भी। तो सबसे पहली कमांड जो हमारे पास में आज अवेलेबल है दैट इज ग्रेप कमांड। ग्रेप का सिंपली मतलब होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ऑलराइट, हम बात कर रहे थे ग्रेप कमांड की। ग्रेप का सिंपली मतलब है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेम है इसका, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नहीं है। बेसिकली ये कमांड का काम क्या है, कभी भी हमें हमारी फाइल के अंदर किसी भी तरीके की सर्चिंग करनी होती है। सर्चिंग करने का मतलब है किसी भी तरीके के कैरेक्टर्स को अगर हमें ढूंढना है या फिर अगर हमें स्ट्रिंग्स को ढूंढना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने आई थिंक वर्ड का बेसिक पढ़ा हुआ है। तो अगर वर्ड के डॉक्यूमेंट में मान लीजिए हमारे पास में 100 पेजेस हैं और मुझे कोई एक स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना है और उससे रिलेटेड कुछ काम करवाना है, तो क्या कर, लाइन बाय लाइन थोड़ी हम पूरा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, फाइंड ऑप्शन पे जाते हैं, वहां पे वर्ड टाइप करते हैं और बटन पे क्लिक करते हैं। जहां पे भी वो वर्ड प्रेजेंट होगा डायरेक्टली हमारा कर्सर वहीं पहुंच जाता है। तो एग्जैक्टली में इस ग्रेप कमांड की वर्किंग भी बिल्कुल वही है। हमारी फाइल के अंदर अगर हमें किसी कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स को सर्च करना हो तो उसके लिए ग्रेप कमांड को काम में लिया जाता है। अब सिंपली हमें करना क्या है, ग्रेप हमें कमांड लिखनी है, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है वो वर्ड या वो कैरेक्टर जो हमें सर्च करवानी है। अब सर्च किसके अंदर करवानी है, हमारी फाइल के अंदर। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने ग्रीटिंग्स एंड ग्रीट इस तरीके की फाइल्स क्रिएट करी थी, तो मैं उन्हीं फाइल्स को काम में ले रही हूँ, grep hello and greetings.txt। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास में इस फाइल के अंदर ये हेलो वर्ड जहां पे भी जितनी बार भी प्रेजेंट होगा उतनी बार वो लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। यूजुअली होता क्या है, जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू सर्चिंग करते हैं तो सिर्फ एक वर्ड को सर्च करवाते हैं, लेकिन ग्रेप कमांड यहाँ क्या करेगी, उस वर्ड को तो सर्च करेगी ही, साथ साथ में पूरी लाइन हमें एज अ आउटपुट प्रिंट करके देगी। और जो वर्ड हमने सर्च किया है वो स्पेसिफिकली हाईलाइटेड फॉर्म में डिस्प्ले होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे LLO इस तरीके के कुछ कैरेक्टर्स को सर्च करवाया है। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन के अंदर ये प्रेजेंट था, तो दोनों लाइंस हमारे पास में डिस्प्ले हो गई है। अब कंप्लीट लाइन एज अ आउटपुट आती है, यहाँ पे बस ये एक चीज इसमें डिफरेंट है। तो ग्रेप कमांड के थ्रू किसी भी तरीके की फाइल के अंदर हम डबल कोट्स में डेटा लिख सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं। जितनी बार भी प्रेजेंट होगा उतनी बार हमारे पास में आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। इस फर्स्ट कमांड में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ओके, मूविंग विद द नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड, और जब हम लाइनक्स के अंदर शेल प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारा इको स्टेटमेंट होगा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे अगर हमें किसी भी तरीके का मैसेज इस कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए हम इको स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। आप सब लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है, अलग अलग तरीके के डेटा को प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों ने हर लैंग्वेज में अलग मेथड पढ़ा है। प्रिंट एफ पढ़ा है, प्रिंट पढ़ा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, सिस्टम डॉट, या हमारे पास में राइट लाइन करके भी मेथड अवेलेबल है। तो लिनक्स के अंदर अगर हमें कंसोल पर कुछ भी डेटा प्रिंट करवाना है तो उसके लिए काम में ली जाती है इको कमांड। अब इको के बाद सिंपली हमें यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डेटा लिखना है, वो डेटा जो हम कंसोल पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इको एंड डबल कोट्स के अंदर दिस इज लिनक्स। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए कंसोल में यहाँ पे हमारे पास में सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया है। अब यूजुअली प्रोग्रामिंग में हम इसे वेरिएबल्स के साथ में काम में लेंगे। अब इस इको कमांड का एक और वर्जन हमारे पास में अवेलेबल होता है। बेसिकली जब डेटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं तो सेम लाइन में ही डिस्प्ले करवाना है या अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करवाना है, लेकिन उसका एक्चुअल यूसेज जो है वो आपको
आपको तब समझ में आएगा जब हम प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, एट अ टाइम हम एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर इसका दूसरा वर्जन हम लोग देखेंगे तो उसका एक्चुअल आउटपुट आपको विजिबल नहीं होगा। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है इको हाइफन एन, वो हम लोग प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए सिंपल टेक्स्ट, सिंपल स्ट्रिंग अगर हमें एज अ मैसेज कंसोल पे डिस्प्ले करवाना हो, देन वी यूज इको स्टेटमेंट, इको कमांड। ओके, इस कमांड में किसी को कंफ्यूजन? फाइल मैनिपुलेशन से रिगार्डिंग नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास में अवेलेबल है, देयर आर टू कमांड्स, दैट इज हेड एंड टेल। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है। पहले तो फाइल क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे state.txt नाम की एक फाइल क्रिएट करी है। बेसिकली इस फाइल के अंदर मैंने कुछ स्टेट्स के नेम यहाँ पे मेंशन किए। मान लीजिए यहाँ पे हमने किसी कॉलेज का कुछ डेटा स्टोर करवाया, स्टूडेंट्स की लिस्ट स्टोर करवाई है, या फिर हम बात करते हैं किसी एम्प्लॉय की कंप्लीट रिकॉर्ड हम लोगों ने कुछ ऐसा स्टोर करवा रखा है। तो उसी तरीके से मैंने state.txt नाम की एक फाइल को क्रिएट किया है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें कंप्लीट फाइल के कंटेंट्स को ही डिस्प्ले करवाना हो। अगर मुझे स्टार्टिंग से ही सिर्फ कुछ लाइंस डिस्प्ले करवानी है या फिर एंड से ही कुछ लाइंस डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं हेड एंड टेल कमांड। अब यहाँ पे उन्हें काम में कैसे लिया जाता है, सबसे पहले हमें हेड लिखना है, उसके बाद हाइफन, और हाइफन के बाद हमें लिखना होता है एक नंबर, और उस नंबर के बाद आता है हमारी फाइल का नाम। तो ये करेगा क्या, state.txt नाम की फाइल में हमारे पास में जितना भी डेटा अवेलेबल है, स्टार्ट से ये 3 लाइन डिस्प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइफन के साथ में एक नंबर पास किया है, दैट इज 3। अब यहाँ पे अगर हम -2 लगते तो स्टार्ट से 2 लाइंस को ये डिस्प्ले करने का काम करता। अगर हम -4 लिखेंगे तो ये स्टार्ट से 4 लाइंस को डिस्प्ले करने का काम करेगा। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए फर्स्ट 3 लाइंस, दैट इज राजस्थान, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, ये हमारे पास में डिस्प्ले हो गया है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का नंबर हेड के साथ में नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक सारा डेटा हमें डिस्प्ले करके दे देगा। तो अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे हम कैट कमांड के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, और स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, तो हम हेड कमांड को काम में लेते हैं। और इसी का ही जस्ट रिवर्स है हमारे पास में टेल कमांड। ये बेसिकली क्या करता है, ये रिवर्स यानी कि एंड से फाइल को रीड करने का काम करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है tail-3 state.txt, तो एंड की 3 लाइंस ये हमें देगा एज अ आउटपुट। देखिए एंड की 3 लाइंस फाइल के अंदर ये हैं, केरला, पंजाब एंड हरियाणा, तो यही 3 हमें एज आउटपुट मिली है। अब यहाँ पे भी अगर हम किसी भी तरीके का नंबर एज अ आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग लिख देते हैं टेल एंड state.txt, तो होगा क्या, ये कंप्लीट फाइल का डेटा हमें डिस्प्ले करके दे देगा। तो कितनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस आपको डिस्प्ले करवानी है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, वो हम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेड एंड टेल कमांड। इन दोनों कमांड्स के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट कमांड, एक बहुत ही सिंपल सी कमांड है, दैट इज हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का सिंपली मतलब इतना सा है कि अभी तक हमने जितनी भी कमांड्स को काम में लिया है, जितनी कमांड्स हमने एग्जीक्यूट की है, उनकी लिस्ट अगर हमें डिस्प्ले करवानी है तो सिंपली हमें यहाँ पे हिस्ट्री कमांड फायर करना होगा। तो अभी तक जितनी भी कमांड्स यहाँ पे है हमारे पास में वो सारी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे ये सारी कमांड्स मैंने एग्जीक्यूट की हुई है पहले से ही, इस वजह से इतनी लंबी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैंने अलग-अलग तरीके के एग्जीक्यूशंस करके देखे हैं। आपने जितनी कमांड्स एग्जीक्यूट की होगी 5, 10, 15, 20, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में ये कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। अब चाहे तो इसे स्क्रॉल करके अप एंड डाउन करके भी देख सकते हो जो कमांड्स आपने डिस्प्ले की हैं। बहुत ही ईजी सी कमांड है ये। अब यहाँ पर एक और कमांड, दैट इज सीक्वेंस। अब अगर मैं फाइनल ईयर की स्पेसिफिकली बात करूं तो उन्होंने तो लूपिंग का कंसेप्ट पढ़ रखा है, तो उन्हें एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है लूपिंग के कंसेप्ट को समझने में। लेकिन अगर हम एमएससी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, सो दे डोंट नो हाउ लूप्स वर्क, या मे बी उनको पता हो सकता है अगर कोई आईटी बैकग्राउंड से है तो। देखिए यहाँ पे हम एक्चुअली में करने क्या वाले हैं, सिंपल टर्म्स में अगर इस कमांड की मैं बात करूं, SEQ स्टैंड्स फॉर
सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या होता है, हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है। अब स्पेसिफिक वैल्यूज का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास में एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी और एक हमारे पास में एंडिंग वैल्यू होगी। स्टार्ट वैल्यू से लेकर एंड वैल्यू तक अगर हमें सारे नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम सीक्वेंस कमांड को काम में ले सकते हैं। तो जो वर्किंग हम लोग लूप चला के काम करते हैं, 1 से लेके 10 तक का लूप चलता है, फिर प्लस प्लस करते हैं और फिर डेटा को 1 बाय 1 डिस्प्ले करवाते हैं, तो यहाँ पे लूप चलाने की जरूरत नहीं है। हम एक ही स्टेटमेंट से, एक ही कमांड से एक टाइप का सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, इस सीक्वेंस कमांड के कई तरीके के वेरिएशंस हैं, तो मैं अलग अलग तरीके के वेरिएशंस वन बाय वन आपको बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो सीक्वेंस कमांड होती है, इसे एक आर्ग्यूमेंट पास करना कंपलसरी होता है। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 10 एज अ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे होगा क्या, 1 से लेके 10 तक ये सारे नंबर्स हमें डिस्प्ले करके देगा। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो स्टार्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं कि कहाँ से हमें डिस्प्ले करवाना है। लेकिन अगर हम स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करते हैं, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो वो कंसिडर किया जाता है एंडिंग वैल्यू। तो 1 से लेके एंडिंग वैल्यू तक ये सारे नंबर्स हमें जनरेट करके देगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था SEQ 10, तो 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स इसने हमें जनरेट करके दे दिए। दैट इज सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ नंबर्स को जनरेट करना। अब यहाँ पे थोड़ी सी कमांड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसमें एक स्टार्टिंग वैल्यू भी पास कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है SEQ और SEQ के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 और उसके बाद लिख दिया है मैंने 10। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारा एक सीक्वेंस जनरेट होगा। कहाँ से कहाँ तक का सीक्वेंस जनरेट होगा, 5 से लेके 10 तक का सीक्वेंस ये हमें जनरेट करके देगा। तो अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू पास करते हैं तो ये उसे कंसिडर करके काम करेगा। अगर स्टार्टिंग वैल्यू पास नहीं करी है तो बाय डिफॉल्ट ये 1 को यूज करके काम हमें करके देगा। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए 5 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स हमें जनरेट होके मिल गए। अब यहाँ पे हमेशा आई थिंक आप लोगों ने एक पैटर्न नोटिस कर लिया होगा, जब भी हम सीक्वेंस को डिस्प्ले करवा रहे हैं तो हर बारी हो क्या रहा है, जो हमारे पास में वैल्यूज है उनमें एक एक का डिफरेंस है। यानी कि 1 के बाद एक का इंक्रीमेंट हो गया 2 के बाद एक का इंक्रीमेंट हो गया 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। सेम गोज फॉर दिस कमांड, स्टार्टिंग वैल्यू हमने 5 दी है, फिर +1 करके 6, फिर +1 करके 7, फिर +1 करके 8, कुछ इस तरीके से ये हमें वैल्यू डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि 2 से लेके 10 तक के नंबर्स डिस्प्ले हो, लेकिन दो दो के इंक्रीमेंट में डिस्प्ले हो। बाय डिफॉल्ट जो ये +1 कर रहा है वो +1 नहीं हो, +2 हो के हमारे पास में वैल्यूज डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पास करनी है स्टार्टिंग वैल्यू। मैंने यहाँ पे दे दी स्टार्टिंग वैल्यू एज अ 10 और मैंने एंडिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू सॉरी मैंने प्रोवाइड कर दी है 2 एंड एंडिंग वैल्यू मैंने दे दी है 10। तो अब अगर मैं इसे एंटर करूंगी तो 2 से लेके 10 तक की तो कंप्लीट सीरीज दे देगा। तो हमें क्या करना है, इस 2 और 10 के बीच में एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करनी है। अब मैंने यहाँ पे पास किया है 2, तो करेगा क्या, ये स्टार्ट से यानी कि 2 से वैल्यूज को डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा। तो पहले 2 डिस्प्ले होगा, फिर 2 + 2 बिकम्स 4, तो 4 डिस्प्ले होगा, फिर 4 + 2 बिकम्स 6, तो फिर 6 डिस्प्ले होगा, फिर 6 + 2 बिकम्स 8, तो 8 डिस्प्ले होगा एंड 8 + 2 बिकम्स 10, तो 10 डिस्प्ले होगा और वही हमारी एंडिंग वैल्यू भी। तो अगर स्पेसिफिकली कुछ इंक्रीमेंट करके हमें डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम स्टार्ट और एंडिंग वैल्यू के बीच में एक स्टेप वैल्यू पास करते हैं, जो ये डिसाइड करेगा कि कितने कितने का इंक्रीमेंट करके सीक्वेंस डिस्प्ले करना है। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 कुछ इस तरीके की वैल्यूज हमारे पास में डिस्प्ले हो गई। अब इस अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में सीक्वेंस को जनरेट करना है वो कैसे होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ। अभी के लिए इन फर्स्ट 3 वेरिएशंस में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? ऑलराइट। अब
नेक्स्ट कमांड की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने सीक्वेंसेस जनरेट किए हैं, हमेशा जो हमारे सीक्वेंस है वो असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ी वैल्यू, कुछ इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। अगर हमें यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमारा सीक्वेंस जनरेट करवाना है, 10 से लेके 1 तक की वैल्यू प्रिंट हो, 5 से लेके 1 तक की वैल्यू प्रिंट हो, 100 से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट हो, लेकिन उल्टा रिवर्स ऑर्डर में, तो उसके लिए अब हमारे पास में कंसेप्ट तो वही है, SEQ कमांड ये है हमारे पास में, लेकिन अब स्टार्टिंग वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू हम रख रहे हैं 10 और एंडिंग वैल्यू हम रख रहे हैं 1। तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम किसी भी तरीके का स्टार्टिंग वैल्यू पास करते हैं और एंडिंग वैल्यू पास करते हैं, तो ये चेक नहीं करता है कि आपने किस टाइप की वैल्यू पास करी है। ये क्या करेगा, एक एक का इंक्रीमेंट करके वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो अगर स्टार्टिंग वैल्यू 10 है और 10 में मैं +1 कर दूं तो वो तो 11 बन जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, हमें तो रिवर्स ऑर्डर में आना है। तो अगर हम कुछ इस तरीके का यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ भी आउटपुट हमारे पास में डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सीक्वेंस कमांड का इनबिल्ट फीचर है वो है +1। अब अगर +1 नहीं करवाना है, कुछ और आपको करवाना है, तो स्पेसिफिकली वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है -1 और फिर लिखा है 1। तो अब यहाँ पे इस कमांड का मतलब क्या है, हमें 10 से लेके 1 तक की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है। कितने का इंक्रीमेंट या कितने का डिक्रीमेंट, -1 करते हुए। तो जब भी हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस को डिस्प्ले करवाते हैं, तो उसके लिए स्टेप वैल्यू पास करना कंपल्सरी है, वरना ये कमांड कभी भी हमें आउटपुट जनरेट करके नहीं देगी। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया है तो 10 9 8 अब रिवर्स ऑर्डर में हमारा काम हो गया है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट वैल्यू कुछ और भी चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे 10 से लेके 1 तक की हमारे पास में नंबर्स डिस्प्ले होंगे 2 के डिफरेंस में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि सिंपल है, आपको 5 का टेबल डिस्प्ले करवाना है। अब 5 का टेबल होता क्या है, 5 10 15 20 25 30 अप टिल 50, यही नंबर्स रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और एंडिंग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। 5 का टेबल जो है 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50, तो 5 से स्टार्ट होगा 50 पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपली ये कमांड लिखा है तो एक एक करके कंप्लीट पूरा हमारे पास में काउंटिंग डिस्प्ले कर देगा। काउंटिंग नहीं चाहिए, टेबल चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू डिस्प्ले करवाने के बाद 5 का इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। तो पहले 5 डिस्प्ले होगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 एंड सो ऑन। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए यहाँ पे 5 का जो टेबल है हमारे पास में वो डिस्प्ले हो गया है। प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है वो तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जितनी बार भी मैंने इन कमांड को एग्जीक्यूट किया है, हमेशा हर बारी जो हमारे पास में आउटपुट आ रहा है ना, वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है। अगर मुझे एक ही लाइन में डिस्प्ले करवाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, सीक्वेंस कमांड के साथ हमें सेपरेटर को काम में लेना होगा। सेपरेटर का मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यूज को आप डिस्प्ले करवा रहे हो वो स्पेसिफिकली किस कैरेक्टर से सेपरेट होके डिस्प्ले होंगे। तो सेपरेटर के लिए सीक्वेंस कमांड के साथ में काम में लिया जाता है -s। इसका मतलब है कि हम सेपरेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सेपरेटर प्रोवाइड करेंगे उसको यूज करके वैल्यू को डिस्प्ले करना। तो -s के बाद मैंने यहाँ पे दिया है एक कॉमा। तो यहाँ पे होगा क्या, जितना भी सीक्वेंस मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगी वो सीक्वेंस कॉमा सेपरेटेड आउटपुट हमें डिस्प्ले करके देगा। देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया है तो अब यहाँ पे जो हमारा कंप्लीट आउटपुट है वो अलग अलग लाइन के अंदर नहीं आया है, एक ही लाइन के अंदर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेपरेटर प्रोवाइड किया है। जितनी भी सीक्वेंस हमारी वैल्यूज जनरेट करेगा उस सारे सीक्वेंस में जितनी भी वैल्यूज हैं वो किससे सेपरेट होके आनी चाहिए, वो इस कॉमा से सेपरेट होके आनी चाहिए। तो आप कुछ इस तरीके से सेपरेटर कैरेक्टर प्रोवाइड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे सेपरेटर कैरेक्टर कुछ भी कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे काम में ले सकते हैं, जितनी भी कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है -s। तो 1 से लेके 10 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं वो अब हाइफन से सेपरेट होके डिस्प्ले होंगी।
तो यहाँ पे आपको किस तरीके से सीक्वेंस डिस्प्ले करवाना है उसका फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते। So that is all about the sequence command. इसके अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है गाइस? फाइनल ईयर को तो क्लियर है बिकॉज दे नो हाउ लूप्स वर्क। ऑलराइट, एक दो कमांड और कर लेते हैं। अब यहाँ पे लगभग जो मेजर पार्ट होता है हमारा फाइल मैनिपुलेशन से रिगार्डिंग वो कवर हो गया है। कुछ एक दो कमांड अगर रही होंगी तो फिर मैं आपको बाद में स्पेसिफिकली कैटेगरी मेंशन करके लिखवा दूंगी, ठीक है। अभी के लिए फाइल मैनिपुलेशन का कैटेगरी हमारा ओवर हो गया है। आएगा अभी जैसे कि अभी पूजा ने क्वेश्चन पूछा कि अगर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास में एक कमांड अवेलेबल है दैट इज बेसिक कैलकुलेटर की। तो सिंपली हमें करना क्या होता है, अगर लिनक्स के अंदर हमें कैलकुलेटर को ओपन करना है तो जिस तरीके से हम विंडोज में क्या करते हैं, विंडोज आर करते हैं फिर कैलसी लिख के कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग अलग है, कमांड के थ्रू सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर के लिए हमें यहाँ पे बीसी कमांड को लिखना होता है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ अलग तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई है। अब जितना भी कैलकुलेशन आपको करवाना है, लाइक मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो देखिए हमारे पास में आंसर आ गया है 8। 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में आंसर आ गया। तो जितनी भी तरीके की आपको कैलकुलेशंस इंप्लीमेंट करवानी है, आप यहाँ पे सिंपली बीसी कमांड टाइप करेंगे बेसिक कैलकुलेटर के लिए और फिर आप कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस बेसिक कैलकुलेटर कमांड का जो मोड है इससे आपको बाहर आना है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल डी प्रेस करना होगा, वरना जो यहाँ पे कैलकुलेटर वाला पार्ट है वो ओपन रहेगा। तो जब तक आप स्पेसिफिकली इससे बाहर नहीं आ जाते तब तक ये हमसे इनपुट मांगता रहेगा कि हमें और कैलकुलेशन करवानी है। तो अगर कैलकुलेटर से बाहर आना है तो सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। अब हम वापस हमारे ओरिजिनल कमांड वाले मोड के अंदर आ गए। That is the way to actually do the calculations in Linux. आज के लिए आई थिंक इतनी कमांड्स ही काफी हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास से और कमांड्स कवर करेंगे। एक बार आप लोग एग्जीक्यूट करके देखना। सॉफ्टवेयर का मैं आपको बता दूंगी जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कमांड्स में कुछ प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन।